डीडीसी चुनाव आया है तो बाली भगत जी अगर यहाँ पर चुनाव ये लड़ते तो मैं समझता हूँ शायद लोग उनको अपने गांव में मीटिंग्स भी नहीं करने देते। इस समय हर दिन अखबार हम जब सुबह उठाते हैं कोई ना कोई बदला हुआ कानून आता है। कोई ऐसा कानून नहीं आया जिससे रोजगार मिलेगा, कोई ऐसा कानून नहीं आया जिससे भ्रष्टाचार मिटेगा। लोगों को कभी आप मिलिटेंट्स की पार्टी बोलते थे तो आज उनके साथ आप सरकार बना के तो अपना मजे ले रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं आया जो मिटना चाहिए। जम्मू के लोग जो हैं वो बदलाव आप चाहते हैं, समझ चुके हैं। मैं समझता हूं इस बार इनको करारा जवाब देंगे। फंड्स कितने होंगे, पावर्स कितनी होंगी, ये भी कुछ डिसाइड नहीं है। जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है केंद्र वालों ने। अब मैं अपील करूंगा बलवाल ब्लॉक की जनता को कि यहीं का लोकल जो चुना हुआ मेरे जैसा पढ़ा लिखा जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा, ना कि दिल्ली में सरकार में बैठी हुई कोई पार्टी जो है इसको अच्छी तरह से कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। आप सभी जानते हैं कि डीडीसी इंतखाबात की पूरे जम्मू व कश्मीर में इस वक्त चहल पहल चल रही है और सियासी सरगर्मियां भी अरूज पर हैं। तो इसी सिलसिले में ब्लॉक बलवाल से एडवोकेट मोहम्मद खजूरिया जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन से डीडीसी कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इनसे आज खुसूसी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस मकसद को लेकर ये डीडीसी इंतखाबात में उतरे हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल पे। नमस्कार जी। खजूरिया साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि किस मकसद को लेकर आपने इस चुनाव में कदम रखा है। मैं एडवोकेट राम मोहम्मद खजूरिया, ब्लॉक बलवाल से, रैपर दुमाना कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला, ब्लॉक बलवाल से डीडीसी कैंडिडेट। डोगरा स्वाभिमान संगठन एक रीजनल पार्टी है, उसका मुझे मैंडेट मिला है और ट्रैक्टर चलाता किसान मेरा निशान है। मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला ये मेरा नहीं है, मेरे कुछ साथियों ने जो है वो मुझे मजबूर किया। उन्होंने बोला कि एक पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, शायद इसी वजह से हमारे हक नहीं मिल पाते हैं। हम काफ़ी समय से यहाँ काम करते रहे हैं। वो काम जो सरकार से 10-10 साल हम मांगते रहे वो हमने खुद कलेक्शन करके करवाए। जैसे कि मिश्री वाला में शमशान घाट हमारी डिमांड थी 10 साल से कि बने। वहाँ पर 2 शमशान घाट है मिश्री वाला में, एक पुल के पार, एक नहर के पार है, एक नहर के इस तरफ है। और उनको जोड़ने के लिए एक पुली की भी हमारी डिमांड थी काफ़ी समय से सरकार से कि वो पुली बन जाए जिससे लोग आ जा सकें। लेकिन हमारी वो मांग जब नहीं मानी गई तो हमने जो है कलेक्शन करके 6 लाख रुपए इकट्ठा करके जो है शमशान घाट को बनवाया और बहादुर खजूरिया ने पैसे दिए और मैंने जाके इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेके वहाँ पे पुली बनाई। जोड़ने का काम करते हैं हम और आगे भी करते रहेंगे। अब ये मौका आया डीडीसी चुनाव का तो मुझे साथियों ने कहा कि हम लोग आपकी कैंपेन करेंगे, हमें ज़रूरत है आप जैसे कैंडिडेट की। तो मैंने ये फॉर्म भरा है। मुझे उम्मीद है कि बलवाल ब्लॉक की जनता जो है वो एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट होने के नाते अगर मैंने उनको एक कैंडिडेचर दिया है तो वो मुझे चुन कर भेजेंगे और जितनी समस्याएं हैं यहाँ की वो हल करने की मैं हिम्मत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। लोगों की मदद के साथ जो है हमारा हक जो है हम लेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि इंतखाबात के वक्त जो लीडर लोग होते हैं वो अवाम से बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के फौरी बाद वो गायब हो जाते हैं और अगले 5 साल तक दिखाई नहीं देते। यहाँ के जो अवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, वो आपसे किस तरह की उम्मीद रखें? देखिए, रैपर दुमाना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पर बदनसीबी हमारी कि पिछली बार भी हमारा यहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं था। रामबन से बाली भगत साहब आए, लोगों ने दिल खोल के वोट दिया, जिताया, तो फिर वो जो है वो गायब हो गए। गायब हो गए मतलब हमारी समस्याओं को हल नहीं किया। यहाँ पर पूरे शहर की गंदगी बलवाल डिग्री कॉलेज के पास फेंकी जा रही है। तब पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार थी और बाली भगत जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे और पूरे का पूरा बलवाल ब्लॉक के लोग जो है 1.5 महीना हम प्रोटेस्ट करते रहे। बाली भगत के पास भी गए, अन्य मंत्रियों के पास भी गए, सभी के पास गए कि ये गंदगी यहाँ पे फेंका जाना बंद होनी चाहिए जो खुले में फेंकी जा रही है, जिससे पोल्यूशन, कुत्ते, मक्खियाँ, गंदगी बढ़ रही है। तो उन्होंने हमारी एक ना सुनी। अब अगर डीडीसी चुनाव आया है तो बाली भगत जी अगर यहाँ पर चुनाव ये लड़ते तो मैं समझता हूँ शायद लोग उनको अपने गांव में मीटिंग्स भी नहीं करने देते।
रेता, बजरी, पत्थर हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, हमारे खड्डे हैं, और हज़ारों की संख्या में लोग, औरतें हमारी, भाई हमारे जो है वो रेता खड्डों से निकाल कर बेचते थे, बजरी छान छान कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज लोगों के लिए रेता, बजरी, पत्थर जो है बैन कर दिया है, और अपने सरकारी जो काम है, बिल्डिंग्स बन रही हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए या रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए हर रोज़ हज़ारों टिप्पर रेता, बजरी, पत्थर सरकार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता के लिए बंद है। इस नाइंसाफ़ी को हम बंद करेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बीपीएल परिवारों के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। जो बीपीएल के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनका क्या कसूर है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है? ये सौतेला व्यवहार जो है जनता के साथ हो रहा है। सरकार जो है ये जो जुल्म है इसको हम इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बलवाल की जनता से मेरी अपील रहेगी वो चुनकर मुझे भेजें। पेशे से मैं वकील हूँ, और यहाँ पे बलवाल ब्लॉक में भ्रष्टाचार खुला चल रहा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की देखें या और किसी की देखें, अगर कोई लोन लेने जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, लोगों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन वो स्कीमें जो हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जितने भी यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, वहाँ जो है एक एक कैंटीन, एक एक फोटोस्टेट शॉप, स्टेशनरी शॉप अगर खोली जाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है जॉब क्रिएट करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना। मौजूदा सरकार लोगों का रोजगार छीन रही है। हज़ारों की संख्या में टिप्पर ट्रॉली ड्राइवर्स जो हैं वो घरों में बैठे हैं, लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। मुझे बलवाल ब्लॉक की जनता जो है आशीर्वाद अगर देती है, मुझे जिता के भेजती है, तो मैं पूरी हिम्मत के साथ, चाहे वो गंदगी का मसला हो, चाहे वो रेता, बजरी, पत्थर वाला मसला हो, या अच्छी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ वाला मसला हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई का मसला हो, पानी की पूर्ति का मसला हो, ये सभी समस्याएं जो है जोर शोर के साथ लोगों को, जनता के साथ मिलकर जो है वो मैं पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप डीडीसी इंतखाबात लड़ रहे हैं, और डीडीसी इंतखाबात के चलते आप बहुत से घरों में गए होंगे, बहुत सी जगहों पे आपने अभी जाना भी होगा। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की आवाम को? यहाँ की आवाम को एक तो ये जो पोल्यूशन फैला है उसका, दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट छीनी गई है सरकार द्वारा उसका, तीसरा यहाँ के अच्छी पढ़ाई का, हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटीज़ का, ये लोग जो है वो डिमांड करते हैं और ये उनका हक बनता है। और मुझे जिता के भेजते हैं तो मैं ये हक उनका दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, दिलवा के रहूँगा। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी इंतखाबात होते आए हैं, और इस बार जो डीडीसी के इंतखाबात हैं, अक्सर देखा जा रहा है कि जो पहले एमएलएज रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी इन डीडीसी इंतखाबात में कूद पड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस डीडीसी इंतखाबात में अलग चीज़ क्या है, किस तरह की फंड्स रहेंगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो और क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उन कैंडिडेट्स को जो जीतेंगे, जो कामयाब होंगे? देखिए, पंचायती राज का 3 सिस्टम जो कंप्लीट करने का ये प्रोसेस है, लोगों को उम्मीद थी कि पंच सरपंच चुने जाएंगे तो कुछ मिलेगा। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की अनाउंस हुई तो लोगों को लगा सरपंचिस पंचिस से नहीं मिला, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वाले से कुछ मिलेगा। ना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जीते हुए लोगों को ना कोई ऑफिस मिला, ना कोई फंड्स अभी तक आए हैं। 2017-18 के लोगों ने काम करवाए हुए हैं और वो पैसा अभी तक 2020 खत्म होने को आया है, वो पैसा उन तक अभी नहीं पहुंचा है। सर, बहुत सी जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, एमजी नरेगा का काम हो या कोई अलग दूसरी स्कीम हो, अक्सर देखा जा रहा है कि काम तो करवाए गए हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह है? मैं समझता हूं ये केंद्र सरकार की नाकामी है। अगर किसी ठेकेदार ने पैसा लगाया है, 3 साल बाद भी आप उसको पैसा नहीं देते हैं, तो ये तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा, आगे से लोग काम करवाना बंद कर देंगे। ये जो है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही तुरंत पैसा मिलना चाहिए था। ये भी लोगों पर एक जुल्म है। चलो, ये इंकलाब आएगा, क्रांति आएगी। रीजनल पार्टी की जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक लोगों के हक हकूक जो हैं वो पूरे नहीं मिल सकते। इस समय हर दिन अखबार हम जब सुबह उठाते हैं
कोई ना कोई बदला हुआ कानून आता है। कोई ऐसा कानून नहीं आया जिससे रोजगार मिलेगा, कोई ऐसा कानून नहीं आया जिससे भ्रष्टाचार मिटेगा, कोई ऐसा कानून नहीं आया जो जम्मू के लोगों के हक में है। महाराजा बहादुर ने यहाँ का जो जब विलय किया था, जो कंडीशंस रखी थी, अगर महाराजा बहादुर की ये सोच थी कि बाहर से लोग यहाँ पर अगर आएंगे तो हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो कंपटीशन नहीं लड़ पाएंगे और यहाँ के लोगों की नौकरियों में जो है बाहर के लोगों की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, ये अगर उन्होंने कानून बनाया था तो ये जम्मू कश्मीर की जनता के हक के लिए बनाया था। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं। कोई भी लिस्ट निकलती है तो यहाँ अब बिहारी भी आ रहे हैं। जब दफ़ा 370 की मनसूखी हुई, दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी हुई थी तो भाजपा की जानिब से कहा गया था कि अब बदलाव आएगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ से करप्शन ख़त्म होगी, लेकिन ऐसी कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपको कि भाजपा ने दफ़ा 370 की मनसूखी को लेकर वादा खिलाफी की है? देखिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का जब गठबंधन था तो सरकार छोड़ के बीजेपी इसलिए भागी कि अदर स्टेट्स में इनको घाटा हो रहा था कि जिन लोगों को कभी आप मिलिटेंट्स की पार्टी बोलते थे तो आज उनके साथ आप सरकार बना के तो अपना मज़े ले रहे हैं। तो उस कारण जो है इनने सरकार छोड़कर भाग गए और जब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होने लगी फोर्सेस की तो लोगों ने जानना चाहा कि ये किस लिए है। तो उस समय के गवर्नर साहब ने बोला कि कुछ नहीं है, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो हुआ सब ने देखा। महाराजा बहादुर अगर इस समय होते तो शायद ये ना होने देते, ये नाइंसाफ़ी ना होने देते। और ये चुनाव जीतने के लिए दूसरी स्टेट्स में ऐसे इश्यूज बना के रिलीजियस ग्राउंड्स पे ऐसा करना, ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी हैं और रीजनल पार्टीज़ ही अच्छी तरह से लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हैं और उनके साथ इंसाफ दे सकती हैं, रोज़गार दे सकती हैं। अगर हमारी सरकार जब तक नहीं बनेगी, जब तक सरकार ना बने, इनको चाहिए था जल्द से जल्द डिलिमिटेशन करवा के सरकार बनाते। बाकी स्टेट्स में यहाँ पे अगर सरकार बन जाए तो केंद्र सरकार को शायद अदर स्टेट्स में फ़ायदा नहीं मिलता। यहाँ गवर्नर रूल के नाम से यहाँ पे जो है मिलिटेंसी एक इशू तो है ही है, भ्रष्टाचार भी मिलिटेंसी के इशू से कम बड़ा इशू नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं आया जो मिटना चाहिए। जम्मू के लोग जो हैं वो बदलाव आप चाहते हैं, समझ चुके हैं। मैं समझता हूँ इस बार इनको करारा जवाब देंगे और ये डीडीसी चुनाव जो है इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं है। डीडीसी मेंबर जो चुने जाएंगे उनके लिए कोई ऑफिस एस्टेब्लिश करके नहीं रखे हैं। फंड्स कितने होंगे, पावर्स कितनी होंगी, ये भी कुछ डिसाइड नहीं है। जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है केंद्र वालों ने। और फैसला जो है यहाँ का, कभी भी मैं नहीं समझता कि सीएम चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कभी यहाँ से इलेक्ट हुआ है। हमेशा दिल्ली से सेलेक्ट होता आया है। ये सिलेक्शन जो है एडवांस में इस बार भी इन्होंने जो है कौन सी पार्टी को, इन्होंने एक नई पार्टी को केंद्र सरकार ने जन्म दिया है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये डीडीसी चुनाव में मैं अपील करूंगा बलवाल ब्लॉक की जनता को कि यहीं का लोकल जो चुना हुआ मेरे जैसा पढ़ा लिखा जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा, ना कि दिल्ली में सरकार में बैठी हुई कोई पार्टी जो है इसको अच्छी तरह से कर सकती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट राम मोहम्मद खजूरिया जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से ब्लॉक बलवाल में डीडीसी इंतखाबात लड़ रहे हैं। और वहाँ से ये अपील की है कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो एक पढ़े लिखे नौजवान को, एक पढ़े लिखे शख्स को वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि जो यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें उन परेशानियों से अजाला मिले। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।